गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू विजन एमपीटी 2020। बात की जा रही है इंग्लिश पेडागोजी की और इसके अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। ओके, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग जिसे आप निदानात्मक एंड उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? ठीक है ना, निदान क्यों करते हैं हम और उपचार क्यों करते हैं? ठीक है ना, तो इसमें से क्वेश्चन पहला तो ये ही बनता है क्या पहले डायग्नोस्टिक होगा या आपका रेमेडियल होगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? निदान करेंगे। ठीक है ना, निदान का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? निदान का अर्थ होता है कमियों का पता लगाना, जिसे आप डायग्नोस कहते हैं। ये जो आपका डायग्नोस जो वर्ड है वो आपके चिकित्सा के क्षेत्र से आया हुआ है। ठीक है ना, अर्थात जब आप डॉक्टर के इधर जाते हैं अपना इलाज कराने, तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर सबसे पहले आपके डायग्नोस करता है, अर्थात कमियों का पता लगाता है कि आपको परेशानी क्या है। आफ्टर ऑल आपका इलाज करता है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा शहरों में या कई जगह मतलब क्या होता है, डायग्नोस्टिक सेंटर बनाए जाते हैं। ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं ये आपका इलाज नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। ओके, ये क्या करते हैं? चेकअप करते हैं। चाहे आपने देखा हो वो आपके एक्सरे हो, चाहे वो आपका क्या हो, आपका सीटी स्कैन हो, चाहे वो आपकी सीबीसी काउंटिंग हो, कोई भी ऐसा चेकअप हो जो आपके क्या होते हैं, वो क्या होंगे? आपके डायग्नोस्टिक सेंटर में होते हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर बनाए जाते हैं। वो आपका इलाज करने के लिए नहीं बनाए जाते बल्कि आपकी क्या होती है, जांच करने के लिए बनाए जाते हैं। ओके, तो यही जो आपका डायग्नोस वर्ड है इसको हम देखते हैं आखिर हमें इसका, ठीक है ना, कैसे प्रयोग करना है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन के फील्ड में इसका हम कैसे प्रयोग करें। ओके, इट मीन्स टू फाइंड आउट द रीजन्स बिहाइंड द फेलर ऑफ अ स्टूडेंट। एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक छात्र जो क्या होता है, असफल हो जाता है। अब वो जो असफल हो गया उसके असफल होने के पीछे क्या रीजन रहे हैं, क्या कारण रहे हैं, उनका क्या करना है, हमें पता लगाना है। ठीक है ना, जो आपका डायग्नोस क्या करता है, डायग्नोस यही होता है कि कोई अगर बच्चा फेल हो गया है तो हमें उसके असफल होने के कारणों का पता लगाना है, उसकी कमियों का पता लगाना है कि आखिर वो फेल क्यों हो गया है। ठीक है ना, ये आपका डायग्नोस होता है। जब आप कमियों का पता लगा लेंगे तो आप फिर क्या करेंगे? रेमेडियल करेंगे, तब आप उसको रेमेडी देंगे। ठीक है ना, तब आप उसको क्या करेंगे? उपचार करेंगे उसका। तो आपका डायग्नोस होता ही है कि कमियों का पता लगाएंगे। ओके, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम चिल्ड्रन लैग बिहाइंड अदर्स इन द क्लास। कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है या पाया गया है कि बहुत सारे बच्चे जो क्या होते हैं, अन्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं। ठीक है ना, एक ही क्लास में, ठीक है ना, किसी भी क्लास में किसी भी कक्षा में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनमें से कुछ बच्चे जो होते हैं अन्य बच्चों के कंपेयर क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। ठीक है ना, अब इसके पीछे क्या कारण है उनके पीछे रह जाने के, उनके असफल होने के क्या कारण है, ये सारी चीज़ों का पता किसके माध्यम से लगाया जाएगा? डायग्नोस के माध्यम से। डायग्नोस किया जाएगा यानी कि उसका निदान किया जाएगा, कारणों का पता लगाया जाएगा। ओके, वही बात की जाती है आपकी फाइंडिंग द रीजन ऑफ देयर बैकवर्डनेस इज कॉल्ड डायग्नोस। जो डायग्नोस क्या कहलाता है कि उसके जो पिछड़ेपन का कारण का क्या करिए, आप पता लगाइए। जो कारणों का पता लगाना ही क्या कहलाता है? आपका डायग्नोस कहलाता है। ओके, तो सबसे पहले आप डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस्टिक करते हैं, बच्चे का निदानात्मक क्या करेंगे, शिक्षण करेंगे, देन आप क्या करेंगे, रेमेडियल करेंगे। ठीक है ना, तो बात कर लेते हैं आपके ये पिछड़ेपन की। जो आपके पिछड़ेपन होते हैं, टाइप्स ऑफ पिछड़ेपन की कि कितने प्रकार के होते हैं। अगर बच्चा पिछड़ गया है तो हम डायग्नोस के माध्यम से उसकी कमियों का, उसके कारणों का पता लगाएंगे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बैकवर्डनेस है वो किस टाइप की होती है। क्या वो जनरल बैकवर्डनेस है उसके अंदर, क्या उसके अंदर स्पेसिफिक बैकवर्डनेस है, किस तरीके की वो बैकवर्डनेस रखता है। ठीक है ना, तो व्हेन अ चाइल्ड इज लैगिंग बिहाइंड इन द ऑल द सब्जेक्ट्स देन इट इज कॉल्ड जनरल बैकवर्डनेस। अगर कोई बच्चा जब क्या होता है, सभी विषयों में क्या हो, आपका पिछड़ा हो, तो वो आपका कहलाता है जनरल बैकवर्ड, ऑल द सब्जेक्ट। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। अगर वहीं पर बात की जाती है स्पेसिफिक, नाम से स्पष्ट है यानी कि विशिष्ट। When a child is lagging behind in only one or two subject, then it is called specific backwardness। ठीक है ना, अगर कोई कोई बच्चा एक या दो सब्जेक्ट में ही क्या हो,
पिछड़ा हुआ हो तो वो आपका कौन सा पिछड़ापन कहलाएगा? विशिष्ट पिछड़ापन कहलाता है, स्पेसिफिक बैकवर्डनेस कहलाती है। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा मेंशन करके चलना है। अब बात की जाती है आपके नेक्स्ट इसी में कि जो आपके बैकवर्डनेस है इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है ना, क्या कारण है कि बच्चे क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। बैकवर्डनेस के क्या कारण बनते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट है आपका अ चाइल्ड कैन बी फिजिकली डिसेबल। A child can be physically disabled. Example, he stammers or he is hard or hearing or seeing. बात की जा रही है कि बच्चा बैकवर्डनेस यानी कि पिछड़ेपन का कारण बन जाता है अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से क्या है, डिसेबल है, अक्षम है। ठीक है ना, अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है, चाहे वो आपका क्या हो, स्टेमर्स हो, चाहे वो हकलाने की परेशानी से जूझ रहा हो, या फिर उसमें सुनने की परेशानी हो, या उसमें देखने की परेशानी है, ये जो आपकी फिजिकली जो शारीरिक डिसेबिलिटी है, ठीक है ना, इसकी वजह से भी बच्चा क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। ठीक है ना, एक तो आपको ये याद रखना है। ओके, सेकेंड है आपका शॉर्ट कमिंग्स इन मेंटेलिटी। ठीक है ना, जिसे आप कहते हैं ना मंद विचार। ठीक है ना, मानसिक बुद्धि वाला, यानी कि जो आपके मंद बुद्धि वाला जो बच्चा है, ठीक है ना, जो मंद बुद्धि का बच्चा होगा वो भी क्या होगा अन्य बच्चों के कंपेयर क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। क्योंकि उसका जो IQ लेवल होता है वो क्या हो जाता है, कम रहता है। उसकी समझने की जो कैपेसिटी होती है वो, क्योंकि मानसिक रूप से क्या है, मंद है, चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पा रहा है। ठीक है ना, तो वहाँ पर भी ये क्या हो जाते हैं, बच्चे पिछड़ जाते हैं। अगर उसमें ऐसी कोई परेशानी है तो भी बच्चा पिछड़ेगा। नेक्स्ट है आपका द टीचर्स बिहेवियर टूवर्ड्स द क्लास कैन बी इनएप्रोप्रिएट। अगर टीचर्स का जो व्यवहार है, अगर वो क्लास में अगर वो आपका उचित नहीं है, अनुचित तरीके से अगर टीचर बिहेव करता है बच्चों से, तो इसके कारण ये बच्चे क्या होते हैं, क्लास में पिछड़ जाते हैं। ठीक है ना, होशियार को होशियार समझना, जो बैक है, जो आपके क्या है, पिछड़े हुए हैं, उनको क्या है और नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना उनको, तो इससे भी क्या होते हैं, बच्चे पिछड़ जाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके का टीचर्स का जो व्यवहार होता है वो भी मायने रखता है। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड माइट डिसलाइक सम सब्जेक्ट। ठीक है ना, अगर कोई बच्चा कुछ सब्जेक्ट अगर डिसलाइक कर रहा है, यानी कि उसको पसंद ही नहीं है वो सब्जेक्ट, इंटरेस्ट ही नहीं ला पा रहा है वो उसमें, तो उसमें क्या होगा, वो पिछड़ ही जाएगा। सीधी सी बात है, अगर उसे इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या होगा, उसमें उस सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका अ चाइल्ड डजंट कंप्लीट होमवर्क। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर क्या कर रहा है, अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं ले जाता। ठीक है ना, अगर डे टू डे ये कंडीशन हैपन होगी क्लास में, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वो बच्चा क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। ठीक है ना, वो क्या रह जाएगा, सभी बच्चों से पीछे रह जाएगा। तो ये भी एक कारण बनता है कि आखिर बच्चा होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट करके ले जाता है। ओके, अगर बात की जाती है नेक्स्ट आपकी अ चाइल्ड कैन बी इमोशनली वीक। अगर कोई बच्चा सांवेगिक रूप से क्या है, वीक है, अगर यानी कि वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, अपने संवेग को कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है ना, उसका मन क्या हो रहा है, बार बार क्या हो जाता है, हट जाता है। वो पढ़ने बैठता है, तुरंत क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें अगर आवाज़ आई तुरंत उठकर बाहर चला गया, सारी लाइक दिस टाइप की एक्टिविटीज जो हैं, ठीक है ना, अगर वो नहीं कर पा रहा है अपने उसमें कंसंट्रेशन स्टडी में, तो भी क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे उसके इमोशंस हो जाते हैं कुछ बच्चों के, जिन्हें क्या होता है, कंट्रोल करना होता है। अगर आप नहीं करते तो क्या हो जाएगी, वहाँ पर वो बच्चा पिछड़ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पिछड़ने का। ठीक है ना, टीचिंग्स मेथड कैन बी बोरिंग। अगर आपकी पढ़ाने की जो विधि है वो ही अगर टीचर की बोरिंग है, तो भी बच्चा क्या होगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। वो इंटरेस्ट नहीं लेगा तो सीधी सी बात है कि बच्चा क्या होगा, उस सब्जेक्ट में पिछड़ जाएगा। ठीक है ना, अगर बात की जाती है नेक्स्ट आपके अब्सेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट। अगर मान लीजिए कोई बच्चा पिछड़ा हुआ बच्चा है, अगर टीचर उस पर ध्यान नहीं दे रही है, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट वहीं के वहीं नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, बच्चा क्या होगा, क्या बढ़ पाएगा, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चा क्या हो जाएगा, वहाँ पर पिछड़ जाएगा। ठीक है ना, बच्चा उस प्रॉब्लम से क्या होता है, जूझता रहेगा, यानी कि उसे समझ ही नहीं आ पाएगी चीज़ों की। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अगर एब्सेंस है, क्वेश्चन से यहाँ से बना हुआ है कि अगर मान लीजिए क्लास और क्लास में कुछ बच्चे पिछड़े हुए हैं, तो वहाँ पे टीचर को बच्चों के साथ किस तरीके का कांटेक्ट रखना चाहिए, तो वहाँ पर टीचर को इंडिविजुअल कांटेक्ट रखना चाहिए, ताकि बच्चे की प्रॉब्लम को पर्टिकुलर तरीके से क्या हो,
आपके उसको जज किया जा सके, समझा जा सके और उसकी क्या प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके, इसलिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका द फैमिली एटमॉस्फेयर कैन बी अनहेल्दी। अगर फैमिली का एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर ही आपका हेल्दी ना हो, कोई इंटरेस्टेड ही ना हो आपको पढ़ाने में, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना, समझना ही नहीं चाह रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी आप पिछड़ जाएंगे। ठीक है ना। ये सारे आपके फैक्टर्स हैं, कॉजेस हैं, जो आपके क्या है पिछड़ेपन के कारण बन जाते हैं। चाहे हो सकते हैं वो आपके फिजिकली भी होते हैं और आपके एनवायरमेंटल भी होते हैं। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके क्या क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं यहाँ से। अब हम बात करेंगे आपके पार्ट्स ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसेस। जो आपकी डायग्नोस्टिक प्रोसेस होती है उसे किन किन पार्ट से होकर के गुजरना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस अप्लाई मतलब करनी होती है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमें यहाँ पर मेंशन करता है। फर्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन। अगर आप डायग्नोस्टिक प्रोसेस में देखें तो जो आपका पहला स्टेप होता है वो आपका होता है क्लासिफिकेशन, कि आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करना है। फर्स्टली द चिल्ड्रन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेंटल डेवलपमेंट। सबसे पहले हमें बच्चों को बच्चे की बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक विकास के अनुसार क्या करना है, क्लासीफाई करना है। ठीक है ना। तो आपका जो निदानात्मक परीक्षण होता है वो डायरेक्ट नहीं हो जाता है, आप क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफाई करने से पहले भी आप किस बेस पर करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई आपने टेस्ट लिया, टेस्ट को आपने रखा, और फिर टेस्ट में आप उसका हो सकता है वो आपका ओरल भी हो सकता है और आपका रिटन भी हो सकता है। ठीक है ना। अब इसके बेस पे आप क्या करेंगे, आप बच्चे के आपके मेंटल डेवलपमेंट का तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके आधार पर बच्चों का क्या करेंगे, आप क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। जब बच्चे का आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा आपके डायग्नोस्टिक प्रोसेस का, देन आप स्टेप लेंगे सेकेंड, नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है कि आपके जो 4 स्टेप हैं वो क्रम से चलते हैं। ठीक है ना। जो आपके क्या होते हैं, आपकी कठिनाई का ज्ञान। ठीक है ना। बच्चे को आखिर कहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी, कहाँ पर जटिलता आ रही है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी तो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे ना, कि हमारा बच्चा आखिर कहाँ पे परेशानी फील कर रहा है। ठीक है ना। किस पार्ट में है, ठीक है ना, किस सब्जेक्ट में, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। इन दिस वी फाइंड आउट व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द चिल्ड्रेन हु आर लैगिंग बिहाइंड। इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे के द्वारा फेस की जाती हैं, जो बच्चे पिछड़े हुए हैं। जो भी बच्चे आपके क्या है पिछड़े हुए हैं, उनके द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम फेस की जाती हैं, इसकी आपको जानकारी लगाना है आपको। ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। ठीक है ना। क्या वो प्लस माइनस जो मल्टीप्लिकेशन आपका डिवीजन है, ये सारी चीज़ अच्छे से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्या क्या यहाँ पे है। हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग अलग क्या होता है, क्राइटेरिया है। ठीक है ना। इसी तरीके से ओके बात करेंगे जब आपने क्या उसकी क्या कठिनाई का पता लगा लिया। थर्ड आपका स्टेप जो होगा वो होगा कॉजेस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द स्टूडेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका स्टेप होता है कि बच्चे के पिछड़ेपन का कारण का पता करना। ये सबसे ज़्यादा जटिल होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना। आफ्टर फाइंडिंग द प्रॉब्लम्स, आपको पता चल गया कि बच्चा इसमें क्या है, ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है ना। आपने इसको सॉर्ट आउट कर दिया। जब आपने क्या किया, बच्चे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, तो वी ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ बैकवर्डनेस। आखिर ये बच्चे में कमियां आ कहाँ से रही, ये जो पिछड़ापन आ रहा है वो आ क्यों रहा है। ठीक है ना। कहाँ से आ रहा है, क्यों बच्चा पिछड़ रहा है इसमें, इन द स्टूडेंट। ठीक है ना। परफॉर्मेंस ऑफ अ चाइल्ड इज बेस्ड ऑन मैनी फैक्टर्स। जो बच्चे का एक परफॉर्मेंस होता है, जो निष्पत्ति होती है, जो उपलब्धि परीक्षण होता है, वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। बच्चे की जो उपलब्धि होती है, हो सकता है वो मतलब क्या हो, अच्छी भी हो सकती है वो अच्छी ना हो। बच्चे के सफल होने और असफल होने के पीछे जो क्या होता है, जज हम करते हैं, चेक करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी क्या परफॉर्मेंस के बेस पर ही बता पाते हैं कि बच्चा सफल है या असफल है। सफल भी है तो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो, किस कैटेगरी में, क्या फर्स्ट ग्रेड में है या सेकेंड ग्रेड में है। तो ये आपके परफॉर्मेंस के आधार पर ही, यानी कि उपलब्धि परीक्षण के आधार पर ही आप बता पा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपको बैकवर्डनेस का जानकारी होनी चाहिए बच्चे की। ठीक है ना। अगर बात की जाती है लैकिंग इन एजुकेशन कैपेसिटी, स्टडी हैबिट, इमोशनल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, ये जितने भी आपके फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, बच्चे के बैकवर्डनेस के कारण बनते हैं। ठीक है ना।
अगर बच्चे की शैक्षिक क्षमता में कमी है, हो सकता है वो शारीरिक रूप से हो सकता है वो एनवायरमेंटल तरीके से हो। अगर बच्चे के कोई इमोशनल फैक्टर्स बच्चे को क्या कर रहे हैं, बैकवर्डनेस के कारण बनते हैं। अगर बच्चे के पढ़ने में हैबिट ही नहीं है तो क्या करेंगे, आप कितने भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो बच्चा क्या है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके बैकवर्डनेस यानी कि पिछड़ेपन के कारण की जानकारी आपको लगानी ही होगी कि आखिर कहाँ से ये समस्या पैदा हो रही है। ओके, नेक्स्ट है आपका फोर्थ स्टेप एंड लास्ट स्टेप है आपका, ठीक है ना, वेज एंड मेथड टू ओवरकम बैकवर्डनेस। ठीक है ना, वो तरीके वो विधियां अपनाना है आपको जिससे बच्चे को क्या है, बैकवर्डनेस यानी कि पिछड़ेपन से बाहर लाया जा सके। ठीक है ना, आफ्टर फाइंडिंग आउट द रीजन ऑफ बैकवर्डनेस वी ट्राई टू फाइंड आउट द वेज एंड मेथड टू एलिमिनेट बैकवर्डनेस। जब हमने क्या किया, आफ्टर फाइंडिंग आउट द रीजन ऑफ बैकवर्डनेस, हमने बच्चे के पिछड़ेपन का कारण ढूंढ लिया कि बच्चा इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि बच्चे का मन नहीं लग रहा। ठीक है ना, बच्चे का क्या इमोशनल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, वी ट्राई टू फाइंड आउट द वेज, हम कुछ ऐसे तरीके निकालेंगे और ऐसे कुछ मेथड्स निकालेंगे जिससे हम बच्चे के पिछड़ेपन को क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें, दूर कर सकें और बच्चे को क्या है, पढ़ने में क्या करें, इंटरेस्ट ला सकें। तो ये आपके स्टेप होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं कि आखिर कौन कौन से स्टेप हैं। तो आपको ये याद रखना है कि क्लासिफिकेशन, नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉजेस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द स्टूडेंट, वेज एंड मेथड टू ओवरकम बैकवर्डनेस। ठीक है ना, ये सारे आपके प्रोसेस हैं जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपके क्या है, ये आपके डायग्नोस्टिक प्रोसेस हो गए और डायग्नोस्टिक टीचिंग हो गई। अब बात करेंगे हम रेमेडियल टीचिंग की, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।